पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा व्हाट इज सोशल मीडिया फॉर यू। निदा फाजली साहब कहते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। आपको रास्ता नहीं दिया जा रहा है, आपके पैर लगाया जा रहा है, इसका मतलब आप जिंदा हैं। अड़ाया जा रहा है आपको, आप जिंदा हो, इसका मतलब तो मर जाओगे यार तो वैसे ही रास्ता दे देगी दुनिया की। जाओ भाई, बहुत अच्छा आदमी था, गुजर गया। क्या बात है। हार कर कोशिशें कभी कम न करना, एक दिन तुम्हारा होगा ये एतबार करना, और सब्र से उस वक्त का इंतजार करना। आएगा, टाइम आएगा मेरे भाई। जो सोशल मीडिया बनाने वाले लोग हैं या उस पे जो पोस्ट करने वाले लोग हैं, वो जब अकेले बैठते हैं ना तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। माँ से मायका होता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक कोई मायका लाल जो है आपको उस घर से जाने आने से मना नहीं कर सकता। और जिस दिन माँ चली गई, पिता चले गए ना, उस दिन आपका घर रहेगा, आपका हिस्सा है वहां पे, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं करेगा वहां जाने। जितने लोग ये सोचते हैं ना कि टीवी पे आना या रिपोर्टर बनना या एंकर बनना ये बहुत शानदार चीज है, बड़े आराम से आप बन जाएंगे और बहुत पैसा कमाएंगे, मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बहुत शानदार चीज। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स वो भी हैं जो लड़के साड़ी पहन के डांस कर रहे हैं। आप वैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए किस तरीके से देखते हो और वैसे कंटेंट को आप किस तरीके से देखते हो? अगर आपको अपनी पत्नी को खुश रखना है या फिर अपने बॉस को खुश रखना है या फिर अपने किसी भी कलीग को आकर्षित करना है, उनके साथ अच्छा तालमेल बैठाना है, तो इन 3 चीजों का ध्यान रखिए मेरे भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान। आज हमारे संग मौजूद है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय जी के बारे में आपको बताऊं, वो पहले न्यूज इंडस्ट्री में थे, बहुत फेमस एंकर थे, और अब वो सोशल मीडिया में काफी आप लोग उनको पसंद कर रहे हैं। दिग्विजय भैया को इस शो में बुलाने का मेन मोटिव ये था कि इन्होंने अलग ऑडियंस को एक्सपीरियंस किया है, और ऑडियंस आजकल कैसे चेंज हो रही है जमाने के तौर पे, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा। दिग्विजय सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक शुरुआती क्वेश्चन में जाना चाहूंगा, आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, ये एनएलपी क्या है? एनएलपी क्या चीज है सर? सबसे पहले तो ईशान बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे बुलाने के लिए, हम लोगों से बातचीत करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। कुछ लोग पा जाते हैं मौका, कुछ लोग नहीं पाते हैं, क्योंकि आराम से बात करने का जो तरीका है ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। लोग छोटी छोटी बातों को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं और जल्दी से बात ख़त्म करके सुनने की कला ख़त्म हो गई है। तो ये एक मौका है जहाँ पे आप बोल सकते हो और सामने वाला सुन रहा है। ये बहुत अच्छा है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है सुनने के लिए। रही बात एनएलपी की, तो एनएलपी का फुल फॉर्म होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक तरीका है हॉलिस्टिक लाइफ जीने का। एक आदमी अपनी एक जिंदगी में 5 जिंदगियां जीता है, एक जिंदगी में 5 जिंदगियां जीता है। एक आपकी फाइनेंशियल लाइफ रहती है। आप फाइनेंस को लेकर दुनिया में हर एक व्यक्ति जो ये प्रोग्राम देख रहा है, आपसे अगर मैं पूछूं क्या आप सबसे पहली चिंता किस चीज की करते हैं, तो आदमी क्या बोलेगा? पैसे की, फाइनेंशियल लाइफ। दूसरी आपकी होती है एक फैमिली लाइफ। पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? बीवी बच्चों के लिए, परिवार के लिए। तीसरी आपकी होती है एक ऐसी लाइफ जिसको कहते हैं हेल्थ। पैसा कमा लिया, रख लिया, लेकिन हेल्थ ही खराब है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चौथी लाइफ जो होती है वो इनर लाइफ होती है, जो आपके अंदर क्या है उसको कैसे निखारा जाए। कई बार होता है आपके अंदर जो है वो आप दुनिया को नहीं दिखाते हैं। निदा फाजली साहब कहते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए, क्योंकि हर एक इंसान कई परतों में छिपा हुआ है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा एक रूप देख रहे हैं आप, लेकिन मैं यही नहीं हूं। एक रूप वो भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक रूप वो है जो मेरे अंदर है, एक रूप वो है जो सिर्फ मैं शाहरुख खान की तरह जब बाथरूम में होता हूं तो दिखा पाता हूं। एक आदमी के कई आवरण होते हैं, तो आप इनर लाइफ को अपने कैसे ठीक कीजिए। और अंतिम है सोशल लाइफ। आपकी सोशल लाइफ में आजकल जो सोशल लाइफ है, उसकी जो गैदरिंग है, जो बातचीत है, जो चीजें हैं, जो इतनी तेजी से चीजें भाग रही हैं, उसको कैसे आप उससे कोप अप कीजिए।
तो इन पांचों चीजों को समराइज करके आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को होलिस्टिक बना सकते हैं, वो तरीका सिखाती है एनएलपी। फॉरेन में बहुत बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग जो है इसको करते हैं, इससे जो है अपनी जिंदगी को संवार रहे हैं। हिंदुस्तान में थोड़ा नया है, लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट थोड़ा बहुत रिसर्च करने का कीड़ा आदमी के अंदर हमेशा रहता है। और जो कोई भी इस प्रोग्राम को देख रहा है भैया, मैं आपसे बस एक निवेदन करूंगा कि आप अपने जीवन में लर्निंग कभी मत छोड़िए, कुछ भी सीखो लेकिन सीखते रहो। अगर आपने सीखना छोड़ दिया मेरे भाई, तो आप जहां हैं वहां रुक जाएंगे। तो मैं, आप ईशान को पता है, पता नहीं बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैंने 18-19 साल न्यूज चैनल को दिया अपना, बहुत अच्छा काम किया। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पे मैं क्राइम का नंबर 1 शो जो है वो एंकर कर रहा था, सब कुछ ठीक कर रहा था, 7-8 साल तक किया। और यूट्यूब फेसबुक भरा पड़ा है उससे, लेकिन अंदर जो है सीखने का जो हिसाब किताब था वो लगातार चल रहा था। तो जब आप सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो आपके पास वो चीनी कहावत है ना, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप उसके सामने प्रकट हो जाता है। तो अगर आप सीखना चाहते हो मेरे दोस्त, तो 110% आपको सिखाने वाला आ जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार कुछ सीखा जाए, तो उसी समय मुझे जो है एनएलपी जो है मेरे सामने आया, और उसको मैंने ग्रहण किया बहुत अच्छे से, और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। अब मैं उसके जरिए कुछ ऐसी जिंदगियां जो बहुत परेशान हैं, जो पास्ट लाइफ ट्रॉमा से परेशान हैं, जो अपने कुछ ऐसे पेन है जिसको अपने अंदर धंसा के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में बढ़ तो गए हैं, उनके पास पैसा भी है, उनके पास शोहरत भी है, उनके पास परिवार भी है, लेकिन एक पेन है जो वो कहीं नहीं खोलना चाहते, और उसकी वजह से ना वो अंदर से घुटते हैं और वो नहीं बताना चाहते। अब उस पेन को निकालने के लिए कुछ लोग जब मुझसे बात करते हैं, मुझसे संपर्क करते हैं, तो मुझे उनके साथ बैठने में, उनके उस पेन को कम करने में, दूर करने का काम तो जो है बहुत दूर की बात है मेरे दोस्त, उसको कम कर सकते हैं अगर आप, तो वो कम करने में बड़ा आनंद आता है। तो ये एनएलपी जो है इसमें बड़ा फायदेमंद है। और बीइंग अ कोच, अब मैंने अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया था वो अभी रिसेंटली बनाया मैंने, 2-3 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं। मैं एज अ कोच दिग्विजय मैंने जो बनाया अपना अकाउंट, लोगों को उस पर बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। मतलब आई थिंक 93 के हमारे पास फॉलोअर्स हैं, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि नॉर्मली मैंने कभी इस तरीके से अपने आप को नहीं सोचा था कि मैं ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करूंगा जो मेरी जिंदगी में नहीं है। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है ना, वो ऐसा ही है कि आपकी जिंदगी में जो लोग हैं वो लोग बहुत थोड़े हैं, लेकिन जो लोग आपकी जिंदगी में नहीं है वो बहुत लंबे चौड़े हैं, बहुत सही। वो इतने हैं कि आप परेशान हो जाते हो कई बार। मुझे यह बताओ, यहाँ पे जितने भी हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे बहुत सारे कैमरामैन भी बैठे हुए हैं, मुझे एक बात बताइए, आप फेसबुक या इंस्टाग्राम जब खोलते हैं तो इसी उम्मीद से खोलते हैं ना, मेरे यार फोटो डाली थी, लाइक कितने आए, कमेंट किसने किसने किया है। उम्मीद यही रहती है ना कि भाई यार इस पे तो कमेंट ही नहीं आया, यार मेरा फोटो ही बर्बाद हो गया, यार कुछ अच्छा डालना चाहिए। आपका किसी के साथ सेल्फी खींचने का मकसद क्या होता है? सिर्फ एक मकसद होता है कि मैं जब उसको लगाऊंगा तो मेरे जो दोस्त, जो फॉलोअर्स हैं या दोस्त हैं, उनको लगेगा कि अरे यार बंदा है भाई, कहां पहुंच रहा है, अरे किसके साथ फोटो खिंचवा दी भाई, अरे अरे, यही होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सोशल मीडिया आपके लाइक्स 200, 500, 1000 कर देगा, सब कुछ कर देगा, अच्छी कौन सा ऐसा रील है जो आपको अच्छा न दिखने की कोशिश करता हूं? मुझे एक बात बता दो, सोशल मीडिया पे ऐसा कौन व्यक्ति रील बनाता है कि वो खुद को अच्छा नहीं दिखाना चाहता? सब दिखाना चाहते हैं, सारी चीजें अच्छी दिखाना चाहते हैं, लेकिन अच्छी दिखाने के बाद जो सोशल मीडिया बनाने वाले लोग हैं या उस पर जो पोस्ट करने वाले लोग हैं, वो जब अकेले बैठते हैं ना, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मैं आता हूँ इस पे दिग्विजय भैया। सबसे पहले मैं आपकी ना वो जो 19 साल की जर्नी है उसके बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आप मीडिया में थे, आप वाकई में देश के नंबर 1 चैनल पे आप क्राइम शो कर रहे थे, अच्छी नाम, अच्छा शोहरत था, सब कुछ सही जा रहा था, तो आपको ऐसा क्या लगा कि यार मुझे ये नहीं, ये करना है? देखिए वो पॉइंट कैसा है, क्योंकि एक आप कंफर्ट जोन पे थे। देखो, सबसे पहले तो ये है भैया कि जितने लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं
और खुद ईशान, हम लोग उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं। उस शहर से बाहर निकलने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं ना, तो वो जो 4 लोग बोलते हैं ना, 4 लोग, अरे उनका लड़कवा ससुर कवा पहुंचा हुआ मुंबई करियर बनाने हो, कहते हैं ना, आई है ससुर यहीं घर है, आई है अब्बा यहीं खेती मिट्टी दुकान खुली है। तो ये जो 4 लोग होते हैं ना, ये हमारे और इसकी जिंदगी में भी आए थे, और हम जो है इन 4 लोगों से बहुत खुश हैं, क्योंकि अगर ये 4 लोग ना होते तो हम लोग यहां बैठ के बातचीत नहीं कर रहे होते। क्योंकि ये 4 लोग ऐसे हैं जो अब जो है जब ईशान से मिलते हैं या मुझसे मेरे घर मिलने आते हैं तो कहते हैं, अरे बाबू साहब के लड़का नाम रोशन कर दिए भैया, बहुत अच्छा लगता है, अभी कहाँ हो? अरे मतलब आप, चीजें बदल गई, लोग वही हैं, शब्द वही हैं, बस उनका अंदाज बदल गया। कहते हैं ना कि नजर बदल दीजिए तो नजारा बदल जाता है। तो भाई नजारा बदल गया है उनके लिए, लेकिन उसको बदलने में 18-19 साल लग गए। आप जब अपनी जर्नी शुरू करते हैं कहीं भी किसी भी जगह पे, तो सबसे पहली चीज ये है कि मैं मास कम्युनिकेशन इसलिए नहीं किया था कि मास कम्युनिकेशन करने के लिए आया था कि मैं टीवी में आऊंगा। मैंने मास कम्युनिकेशन इसलिए किया क्योंकि मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। मैं दिल्ली आया था, मुझे आज भी याद है, मैं तो बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, वो करीब 7 साल का रहा हूँगा। और महादेव की कृपा से मेरे पिताजी बहुत मानिंद डॉक्टर थे, और उन डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह, अकबरपुर अंबेडकर नगर में उनका एक नाम था। उनके देहांत पे करीब 2 लाख लोग उस समय मेरे सामने मैं देख सकता था। 16-16, 17-17 ट्रक्स भर के जो है लोगों ने उनको श्रद्धांजलियां दी। और 7 साल का था, मेरा भाई मुझसे ठीक 6 साल छोटा है, तो वो कितने साल का रहा होगा, 1 साल का। और मेरी बहन जो है वो 4 साल की रही होगी, क्योंकि वो मुझसे 2 साल छोटी है। उस समय मुझे छोड़ दीजिए, मेरे को कहीं किसी को नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है, मतलब मेरी लाइफ में क्या होने जा रहा है। बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी। कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं, मैं भी बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे आज भी याद है, मैं 7 साल का था, मैं, मेरी दादी, मेरी माँ, हम लोग शॉपिंग करके घर लौट रहे थे। मेरे हाथ में बहुत सारी पन्नियां थी, और जब मैं वहां से पैदल पैदल आ रहा था तो दिमाग में मेरे उस समय चल रहा था, आज तो क्या कुर्ता खरीदवाया है मेरी दादी ने, आज यही मैं अपने पापा को दिखाऊंगा, क्या बढ़िया जो है, अरे यार इस बार तो दिवाली बहुत सही मरने वाली, 3 कुर्ते आ गए मेरे पास। मेरी माँ, मेरी दादी, हम लोग आ रहे थे, और रिक्शा हम लोग के गेट पे, गांधी आश्रम हुआ करता है, गांधी आश्रम के गेट पे रिक्शा रुका, और रिक्शा रुकते ही हम लोग उतरे ही थे कि अचानक से 7-8 लोग हमारे पास आ गए। और जैसे ही 7-8 लोग पास आए तो उन्होंने मम्मी को कुछ बोला, और मेरी दादी के हाथ में जो पन्नियां थी वो सब गिर गई। फिर मुझे लगा कि ये क्या, मैं कहा अरे मेरा कुर्ता क्यों गिरा दिया दादी, कहाँ फेंक रहे हो, अरे दादी मुझे पापा को दिखाना। और मैं लिटरली गया और मैंने वो अपना कुर्ता उठाया, तब तक देखा मेरी मम्मी भी जमीन पे जो है बेहोश हो चुकी थी, मेरी दादी बैठ गई थी वहां पे। तो मैं कुर्ता उठाया, तब तक मुझे लगा अरे दादी को क्या हो गया, लगता है तबीयत खराब हो रही। मैं उनको उठाने गया, तब तक देखा माँ जो है एक किसी के हाथ में बेहोश थी। तो उनको किसी तरीके से सब लोगों ने तुरंत उठाया, गाड़ी में रखा, बस घर के 200 मीटर की दूरी पर अंदर लेके घर आए। मैं भी घर आया, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि मैं घर तक पहुंचते पहुंचते मुझसे इतने लोग जो है मुझे टकरा के मिलते रहे, और ये वो लोग थे जो मेरे घर पे रोज आते थे। मेरे पापा के पास उस समय 13 कंपाउंडर थे, तो सबका नाम नहीं रख सकते थे हम लोग। 7 साल का बच्चा, तो मैंने सबका नाम रखा था, नंबर 1 चाचा, नंबर 2 चाचा, नंबर 3 चाचा, नंबर 13 चाचा। सारे कंपाउंडर वहां पे उपस्थित थे। तो मुझे लगा कि यार ये क्या, मतलब मैं फिर खींचा अपने आप को। मैं जब अंदर तक गया तब तक तो मामला जो है समझते समझते बहुत समय लग गया। वो बात गई, वहां से एक नई लड़ाई शुरू हुई लाइफ की। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं जर्नलिज्म करने जा रहा हूँ या क्या करने जा रहा हूँ। वहां से एक लड़ाई शुरू हुई। उस लड़ाई में सबसे अच्छी चीज क्या है, आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है। इस दुनिया में आप सोशल मीडिया पे 100 करोड़ लोग बना लो, आप अरब लोग बना लो, आप रोनाल्डो से आगे चले जाओ, लेकिन आपकी जो फैमिली है ना दोस्त, वही आपके साथ
फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से खड़ी होगी। परिवार से बड़ा कभी कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप भाई बहन, बहुत लड़ाइयां होती भाई बहनों में। बड़े हो, 2 थप्पड़ मार के गले लगाओ, भैया मैं नहीं जानता, तू साले मुझसे लड़ेगा, भाई हूं तेरा। छोटा है, 2 थप्पड़ मार के उसको बुलाओ, मुझसे गुस्सा करोगे, लेकिन हाथ कभी नहीं छोड़ना है। फैमिली का हाथ नहीं छोड़ना है, और फैमिली आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी दोस्त, चाहे मानो चाहे न मानो। माँ बाप, किसी भी महिला, किसी भी शादीशुदा लड़की से पूछिए, मेरी वाइफ से पूछिए, अपनी वाइफ से पूछना बाबू, माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं ना, तब तक ही माँ से मायका होता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जब तक माँ बाप जिंदा है, तब तक कोई मायका लाल जो है आपको उस घर से जाने आने से मना नहीं कर सकता। और जिस दिन माँ चली गई, पिता चले गए ना, उस दिन आपका घर रहेगा, आपका हिस्सा है वहां पे, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं करेगा वहां जाने का। आप बोलोगे कि यार बहुत दिन हो गया गए, क्या ही जाए, वहां पे कोई है ही नहीं। तो फैमिली से बड़ी स्ट्रांग चीज कुछ नहीं हो सकती है। मुझे याद है, मैं जब ये सब हुआ तो मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा था। मेरे पापा 33 ईयर ओल्ड थे, ही वॉज ओनली 33 ईयर्स ओल्ड। और फिर वहां से एक नई जर्नी शुरू हुई, चीजें बदल गई। फिर मैं पढ़ने के लिए बाहर निकला, पढ़ाई किया। महादेव की कृपा से सब लोगों का बड़ा साथ रहा। मेरे परिवार में जितने भी मेरे क्लोज, मतलब मेरे 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 जो दादाजी थे वो भी डॉक्टर थे, लेकिन वो मेरे पिताजी के होने के 2 साल के अंदर चले गए। मेरी दादी ने अपनी पढ़ाई मेरे पापा को गोद में लेके की थी उस समय, 1950-60 की उम्र में, 1950-60 के साल में, जब वो 18-19 साल की थी, तो मेरे पापा उनके गोद में जाते थे। वो 3rd क्लास में पढ़ने जाती थी, उनको ईंटा लेके मारते थे सब कि ये चुड़ैल आई है, इतना बड़ा चुड़ैल जो है पढ़ने आई है। लेकिन उन्होंने पढ़ाई पूरी की, वो गवर्नमेंट टीचर बनी, प्रिंसिपल बनी, और प्रिंसिपल बन के एक सर्टेन, मतलब इस एज पे अभी वो जिंदा है, 96 ईयर ओल्ड, अभी वो जिंदा है। और आपको पता है, मैं घर में अगर कोई इवेंट कराने आता हूं ना, मेरी दादी को देख के लोग जितने भी काम करने वाले हैं, टेंट वाला आया, लाइटिंग वाला आया, टीवी वाला आया, पंखे वाला आया, दरी बिछाने वाला है, अरे अम्मा पैर छू के, अम्मा पहचान लू, अरे हम पढ़ौले हो तू, हमका पढ़ौले हो। खुश, मतलब खुशी उनकी मैं देख सकता हूं उनकी आंखों में कि अरे भैया अम्मा जी हैं, अम्मा जी हमको पढ़ाई है भैया, हम लोग नहीं पढ़ते थे लेकिन अम्मा जी की वजह से हम 8वीं पास कर गए भैया, अम्मा जी की वजह से। और मेरी दादी वो लेडी हैं जो, जिनका अगर आप पॉडकास्ट कर लोगे ना, या जिनसे आप मिल लोगे, तो मुझे लगता है कि इस जीवन में एक जीवन होता है, उस एक जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। और उन उतार चढ़ाव पे एक ऐसी महिला जिसने अपने जीवन को 18 साल की हुई, 19वां हुआ, पति गुजर गया, जब तक वो जो है लाइन पे आती है अपने परिवार को सही करने के लिए, वो दुनिया भर से लड़ाई करके अपनी पढ़ाई पूरी करती है, जिससे मैं अपने बच्चे को कुछ बना पाऊं। जब तक वहां तक पहुंचती है तो उसका बच्चा इस लायक निकला कि वो बना। लेकिन जब वो लगा कि ये बन गया है, 33 साल की उम्र में उसका बेटा गुजर गया, इकलौता बेटा। 33 साल की उम्र में इकलौता बेटा। मेरी दादी के पास भी ऑप्शन था, कहीं भी जाओ यार, कुछ भी कर लो। दूसरी शादी उस समय नहीं होती थी, लेकिन आप कुछ ना कुछ जो है चीजें मैनेज करते हो। मेरी दादी ने कहा नहीं, मेरे लिए तो बेटा है। बेटा भी गुजर गया। जब बेटा गुजर गया तो मेरी माँ 6-7 साल परेशान थी, उनको याद भी नहीं कि हम लोग कैसे। मेरी दादी फिर से कमर कस के तैयार हुई कि नहीं, इन बच्चों को जो है इनका भविष्य बनाना है। फिर से उन्होंने कमर कस लिया और फिर से हम लोगों को बनाना शुरू किया, और जो बनाया है वो आपके सामने है। मेरी बहन डॉक्टर है, मेरा भाई पीसीएस अधिकारी है, मैं जो है क्या नाम, मैं आपके सामने बैठा हूं। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया, सारा अचीवमेंट मैं अपनी फैमिली को देता हूं। मेरे मौसा जी लोग, तीनों मौसा महादेव की कृपा से आईएएस, और तीनों लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मैं अपने मौसा जी को फादर फिगर देखता हूँ, बड़े मौसा को। उन्होंने कभी, परिवार जो होता है ना, परिवार ईशान आपको ना बिखरने नहीं देता है। 5 उंगली जो है जब मिलकर ऐसे पकड़ती है तो आप बिखरते नहीं हो। और यही वजह है कि जब मैं वहां से ग्रेजुएशन करने यहाँ आया, दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ था, इवनिंग क्लास में मैं नहीं किया, फिर मैं गया, मैंने क्रिश्चियन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया, फिर वापस आया पोस्ट पीजी करने के लिए। और तब मुझे कुछ चीजें पता चली कि भाई मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन यूपीएससी की तैयारी कैसे करूंगा। बाबा जी थे हमारे, संयुक्त परिवार है, मेरे परिवार में कभी बंटवारा नहीं हुआ। मेरे बाबा जी जो थे, उनके छोटे भाई
वही उन्होंने ही हम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया, क्योंकि मेरे दादा बाबा जी तो चले गए थे, उन्होंने तो अपने बेटे को भी नहीं देखा था। तो मेरे बाबा जी जो थे, उनके छोटे भाई वो चंद्रभान सिंह जी, उन्होंने और अम्मा ने, उनकी वाइफ ने, उन्होंने दोनों लोगों ने हम लोगों को, तो उन्होंने हमसे सिर्फ इतना कहा, बेटा जो भी करोगे अच्छा करो, अपने मन से जो करना है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुमको जो करना है बेटा करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये क्या आ रहा था, एक छोटे से कस्बे से निकले हुए बच्चे को, जिसको पता है कि मेरे पीछे मेरा भाई भी है, मेरी बहन भी है, तो आपको लगता है कि कितनी जल्दी कमाना शुरू कर दें, कितनी जल्दी आमदनी शुरू कर दे, जिससे परिवार का जो है थोड़ा बोझ कम हो जाए। भले ही परिवार आप पे बोझ ना दे रहा हो, आपके दिमाग में चलता है, आपको लगता है कुछ किया जाए, तो साइकोलॉजिकल होता है। तो मेरे साइकोलॉजिकल ये चीजें मेरे दिमाग में चली, और उस समय किसी दोस्त ने मुझसे कहा कि ये कर लो भैया, मास कम्युनिकेशन, हर्ष है उसका नाम, हर्षवर्धन सिंह लखनऊ में था, तो उसने कहा ये मास कम्युनिकेशन एक चीज होती है भाई, उसमें कर लोगे ना तो टीवी पे आओगे। तो मैं कहा टीवी पे आएंगे यार, ठीक है यार, लेकिन पैसा कितना मिलेगा? पैसा का तो नहीं पता भाई, लेकिन एक बात तो है, टीवी पे आओगे तो पैसा तो मिल ही जाएगा। मैं कहा ये भी बात सही है। तो फिर मैंने मास कम्युनिकेशन का जो है वो कोर्स किया, बुद्धू बना, क्योंकि वो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स था। तो मुझे आज भी याद है, वो पूजा जी थी रिसेप्शन पे बैठी हुई थी, और मैं गया, मैंने कहा मैम मुझे मास कम्युनिकेशन करना है। तो पूजा जी बोली यस सर, व्हाई नॉट, यू कैन डू इट, यू हैव अ गुड फेस, यू कैन डू इट, और आप तो बहुत जल्दी, आप ये मान के चलो, आप बहुत जल्दी एंकर बन जाओगे, आप ये कर लोगे वो। मैं कहूँ अरे यार ये तो बड़ा शानदार बात हो गई यार, मैं तो बड़ा कुछ। फिर उन्होंने एक लंबा चौड़ा सा मुझे 2 लाख के आसपास का वो दे दिया, इतना लगेगा। अब मैं कहूँ 2 लाख रुपए, मैं कहूँ यार तो बहुत महंगा है, मैं परेशान। अब मैंने क्या किया, मैंने फोन किया बाबा जी को अपने, हम कहा बाबा 2 लाख रुपए का है, इंस्टॉलमेंट पे दे देंगे, बढ़िया अपना ये हो जाएगा। तो मुझे याद है मेरे भैया लोग जो थे, मेरे मौसा जी के लड़के, तो मुझे याद है वो लोग, उन लोगों ने, जैसे प्रशांत भैया ने और पीयूष भैया ने हमसे जो है, वो वहां रहते थे अमेरिका, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो एक बार प्रशांत भैया से बात कर लो। मैं कहा ठीक है, मैंने प्रशांत भैया को फोन किया, मौसी के पास गया, फोन किया, मैं कहा मौसी मुझे जो है क्या नाम है ऐसे ऐसे, तो मौसी ने कहा भैया से बात कर लो, रात को बात करेंगे। मैं रात को रुका, रात को भैया बोले बात हुआ, हाँ हाँ बाबू ऐसे, कि नहीं इतना पैसा नहीं देना है। कौन, क्या इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? अच्छा प्राइवेट है ये कि गवर्नमेंट है? अच्छा। और मैं मनी मन सोच रहा हूँ, लगता है ये चाहते नहीं है कि मैं कुछ बनूं, ये इनका बिल्कुल मन नहीं है मैं कुछ बनूं, इसीलिए ये टांग अड़ा रहे हैं इसमें। बताओ यार, पूजा जी ने बताया कि मैं बन सकता हूँ, और मैं बन जाता, ये टांग अड़ा रहे हैं। नहीं नहीं बेटा देखो सुनो, अतुल, मेरे घर का नाम अतुल, ऐसे नहीं करना है, रुको मैं बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। अब मुझे लगा यार अंदर से हुआ कि वो कह रहा है कि बस 2 सीटें बची हुई है, आपका अगर जो है कल तक नहीं आएगा पैसा तो सीट चली जाएगी सर आपकी। अब मेरे मन में बुलबुलाहट, अरे मेरी सीट जाने वाली है, मेरी सीट जाने वाली है, मुझे पैसा नहीं दिया जा रहा, मुझे पैसा नहीं दिया जा रहा, ये लोग नहीं चाहते कोई मुझे, मैं कुछ करूं। लेकिन भाई साहब नहीं हुआ, मतलब उन्होंने वहां पे देख लिया भाई, अरे वो मुझसे 20 साल बड़े, 10 साल बड़े हैं, उन्होंने देख लिया ऑनलाइन कि भाई साहब ये एक प्राइवेट संस्था है, इसमें जो है कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो कराएंगे उसमें कुछ भी नहीं है, इस तरीके से है, ये बेवकूफ बना रहे हैं, पैसा ले लेंगे पूरा। तो उन्होंने मम्मी को बोल दिया, मौसी को, कि पैसा मत दो, इतना पैसे की जरूरत नहीं है, दूसरी जगह से कर लेगा, ये ठीक नहीं है। मेरी आंख एकदम भरी हुई, मैं रुआसा एकदम, मैं बाबा जी को फोन किया, बाबा जी वो तो मना कर दिया, भैया कोई बात नहीं, भैया बोल देगा तो मैं पैसा दे दूंगा उनके। और दूसरे दिन मैं फिर गया पूजा जी के पास, मैं कहा मैम कुछ कम हो सकता है क्या? अब मेरे अंदर जो है वो फिल्मी कीड़े टाइप का चल रहा था कि मैं पत्थर तोड़ तोड़ के मैं पैसा जमा करूंगा, लेकिन पूरा पैसा दे दूंगा, लेकिन मुझको एडमिट कर लीजिए, मुझे एडमिशन दे दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि पूजा जी को भी पता है कि यहाँ पे आके भी तुम क्या कर लोगे। तो कहानी यहाँ पे ये रही कि वहां एडमिशन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने जो है करस्पॉन्डेंस किया, फिर उसके बाद फिर पायनियर था, पायनियर से किया, फिर पायनियर में ही जो है वनीता मिली, जिनके साथ मेरी शादी हुई, उनके साथ बड़ा अच्छा जो है जीवन चल रहा है। तो वो जो जर्नी थी, उस जर्नी में जब मैं टीवी इंडस्ट्री में घुसा, तो भाई जितने लोग ये सोचते हैं ना कि टीवी पे आना या रिपोर्टर बनना या एंकर बनना ये बहुत शानदार चीज है, बड़े आराम से आप बन जाएंगे और बहुत पैसा कमाएंगे, मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये बहुत शानदार चीज तब है जब आप
अपनी पूरी लगन जिजीविषा से ये तय करके आए कि आप अगले 4 साल, 5 साल, 10 साल रगड़ने के लिए तैयार हो। अंदर घुसने के बाद अब तो यार सोशल मीडिया ने ये बना दिया है कि आप किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आप स्टार बन सकते हैं। वो जमाना और था, 2005-6 की बात कर रहा हूँ, वो जमाना और था जब टीवी का मतलब होता था टीवी। उस बुद्धू बक्से के अंदर बहुत ताकत हुआ करती थी। अब तो मोबाइल की ताकत है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग एंकर बनना चाहते हैं, बहुत सारे मतलब कई लोग ऐसा होता है कि रिपोर्टर बनना है, एंकर बनना है। तो मेरी जो जर्नी वहां से शुरू हुई वो मुझको याद है बहुत छोटी सी जो है जगह से शुरू हुई थी। रॉ मीडिया प्रोडक्शन हाउस था, रॉ मीडिया प्रोडक्शन हाउस। सबसे अंतिम बच्चा था जिसको जो है वहाँ पे प्लेसमेंट मिली थी। और फिर मैं मुंबई चला गया, मुंबई में मैंने काम किया। फिर उसके बाद इंडिया टीवी आया, फिर मतलब जर्नी लंबी रही। इंडिया टीवी में काम किया, फिर वॉइस ऑफ इंडिया आया था, उसमें काम किया, फिर महुआ में काम किया, तुम लोग भी साथ में हो। फिर उसके बाद आपका स्टार न्यूज़ में थोड़े दिनों के लिए काम किया। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया। फिर उसके बाद यूटीवी स्टार के लिए काम किया। उसके बाद आगे बढ़ा मैं तो फिर अपना न्यूज़ 18 इंडिया तक पहुंचा। मतलब इस जर्नी में बहुत सारे पड़ाव आए और सब में कुछ ना कुछ सीखने को मिला। देखो एक चीज है, अगर आप मीडियम के हिसाब से चलोगे ना तो टीवी के अलावा भी बहुत सारे मीडियम है। आज रेडियो भी उतना ही पॉपुलर है, टीवी भी उतना ही पॉपुलर है, मैगजीन और प्रिंट जो प्रिंटेबल चीज है। लोग कहते हैं दुनिया से मतलब प्रिंट जा रहा है, भैया प्रिंट कभी जा ही नहीं सकता है। आज बताओ, आज तुम्हारे पापा अभी भी अखबार लेकर जो है चाय की चुस्की लेने बैठते हैं या फिर मोबाइल लेकर बैठते हैं? मेरे घर में अखबार पहले आता है, मोबाइल तो बात ही छोड़ दो। आपके पूरे देश में मैं पापा लोगों की बात कर रहा हूं, आपकी जो पहली जनरेशन है वो आज भी अखबार के साथ बैठती है। हम लोग वाली जनरेशन जो है वो मोबाइल लेके पॉट सीट पे बैठती है। बहुत सही। हमारी वाली जनरेशन बैठती है, वो जनरेशन नहीं बैठती। और आपको यकीन दिलाता हूं मैं, जिस दिन आपका मन जो है इस चकाचौंध से भरकर कुछ आप देखिए, एक यहां पे ना इंफॉर्मेशन उड़ेला जा रहा है। आपको बहुत इंफॉर्मेशन है, कहीं से भी ले लीजिए। तो उस इंफॉर्मेशन से आप इंफॉर्म हो गए, इंटेलेक्चुअल नहीं बने हैं आप। आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि गाजा में क्या हो रहा है, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि हरियाणा में कौन जीता है, लेकिन क्या आप इतने बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल बन गए उससे? आपको समझ में आ गया कि अंदर क्या चल रहा है, कैसे जो है ये हुआ, कैसे वो हुआ? बहुत अंतर है दोनों में। इन्फॉर्म हो रहे हैं आप, लेकिन इंटेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो वैसे ही है। वही मैं कह रहा था, आपने एक वो ऑडियंस देखी है, टेलीविजन की ऑडियंस देखी है, अब आपको एक सोशल मीडिया पे प्यार मिल रहा है। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, व्हाट इज सोशल मीडिया फॉर यू? सोशल मीडिया क्या है आपके लिए? सोशल मीडिया जनसंचार माध्यम है, सीधी सी बात है। एक समय था जब आप कम्युनिकेशन के लिए जो काम करते थे, जो चीजें करते थे, उसका तरीका अलग था। आप चिट्ठी भेजते थे, चिट्ठी पहुंचती थी। आज सोशल मीडिया है, आप व्हाट्सएप कर देते हैं, टक टक टक। लेकिन दोस्त, जो चिट्ठी आप भेजते थे, उस चिट्ठी की अपनी खुशबू होती थी और उस चिट्ठी की अपनी एक तासीर होती थी और उसमें एक शिद्दत होती थी और उसमें एक मोहब्बत होती थी। हम लोग, लेकिन भैया वो अब आपको लगता है, बट उस समय तो वो चिट्ठी थी ना। नहीं, आज भी जो है जिन लोगों के पास वो चिट्ठी है, वो चिट्ठी संभाल के रखे हैं। आपके मोबाइल में इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज, इतने सारे फोटो, इतनी सारी चीजें हैं, कितनी चीजें आप संभाल के रखे, मुझे बताइए आप। सही बात है। आपके पास में एक जगह पे आप बैठे हुए हो, एक झटके में आपने 50 फोटो खींच दी। ये अच्छी है, ये नहीं अच्छी है, ये अच्छी है, ये नहीं अच्छी है। वो एक चिट्ठी आई, उसको अब सबसे पहले मैंने महसूस किया है, क्योंकि वो चिट्ठी आई, मैं लिखता था अपने मम्मी पापा, गोरखपुर में था, मैं लिखता था अकबरपुर के लिए, दादी नमस्ते। मेरे बाबा मुझे चिट्ठी लिख के देते थे, मेरे पास रखी हुई है वो चिट्ठी। अतुल बेटा प्रणाम, कैसे हो बेटा, उम्मीद तुमसे बहुत है, जीवन में कुछ अच्छा करोगे, गलत रास्तों पे मत चलना, दादी कुछ कहना चाहती हैं। तो दादी जो कहना चाहती हैं वो दादी लिखती थी। फिर मम्मी भी कुछ कहना चाहती हैं, फिर उसमें 4 लाइन मम्मी की, खाना खाए हो ठीक से, तबीयत ठीक है, पेट वेट भरता है ना, 4 लाइन मम्मी की भी। अंत में जो है छोटा भाई भी इसमें आई लव यू भैया लिखे। तो वो चिट्ठी पढ़िए तो आपके आंख के सामने पूरा जो है परिवार आ गया। करेक्ट। और अभी क्या है, आप ही का परिवार जो है, क्या नाम है, मैसेज आता है, ग्रुप्स बने हैं भैया।
फैमिली ग्रुप बने हैं ना, उसमें मैसेज टिंग, वो टिंग खोल के उसको क्लिक करने का भी समय नहीं है। मुझे आज ईशान यही इसी समय बैठ आप बताओ, यहाँ इस समय आपके मोबाइल में कितने सारे ग्रुप्स होंगे, लेकिन उसमें जो चीजें गिरी हैं कितने जगह पे आपने क्लिक करके उसको देखा है। सही बात है, बहुत सही बात है। और आपने वो अगर जिया है तो वो जो है ना अंदर तक, आप आज की पीढ़ी छोड़ो, आज से हम लोग की पुरानी पीढ़ी या अभी की पीढ़ी भी ले लोगे ना, और इसके आगे आने वाली पीढ़ी भी ले लोगे, जो खत जो है 9th 10th और 12th में जो है लिख के ऐसे दे दिए जाते होंगे, आज भी वही चीज हो रही है। मोबाइल पे तो गपशप हो रही है, लेकिन जब सीरियस मैटर हो जाता है कि भाई मैटर बड़ा सीरियस है, तो कहता है यार मारना पड़ेगा प्रपोज। तो कैसे होगा भाई? वो आज भी वही गुलदस्ता है, आज भी उसके अंदर एक खत है, और वो खत आज भी लोग संभाल के रखेंगे। आज से 2050 के उम्र में लोग उस खत को निकाल के अपने सामने वाले अपने स्पाउस से या अपने हस्बैंड से शेयर करेंगे, देख तूने भेजा था, देख देख देख। फोटोज शायद आपको उतना रोमांचित ना करें जितना वो चीजें करेंगी। तो ये जो रोमांस है ना, ये रोमांस उस चीज का था। सोशल मीडिया अब एक ऐसा माध्यम बन चुका है जो आप जल्दी से लोगों के पास अपनी चीजें पहुंचा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अब यहां पे एनएलपी में एक बहुत अच्छी बात आती है, वो बात ये होती है कि सोशल मीडिया क्या काम करता है? कम्युनिकेट करने का, कम्युनिकेशन का काम करता है ना। करेक्ट। तो कम्युनिकेशन में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं मेरे भाई। सबसे पहली चीज होती है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, वो 55% रोल अदा करती है। दूसरी चीज होती है टोनैलिटी, आपका टोन कैसा है, वो 38% तक जो है आपको प्रभावित करती है। और तीसरी चीज होती है वर्ड, शब्द, क्या शब्द चुनते हैं, वो सिर्फ 7% है, लेकिन 7% में अपना सारा प्रभाव डाल देती है। तो ये टोटल करोगे, मुझे तो टोटल भूल भी गया है, टोटल करोगे 100% हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन में यही 100% काम करता है, तो वहां भी यही 100% है, आपके फिल्मों में भी यही 100% है, आपके घर में भी यही 100% है। आप फिल्म देखने जाते हैं, वहां भी पहली चीज होती है बॉडी लैंग्वेज, हीरो का पर्सोना 25 बार दिखाते हैं। दूसरी चीज होती है टोनैलिटी, क्या आवाज है यार, क्या अंदाज है यार। तीसरी चीज होती है वर्ड, आपने किन शब्दों का उपयोग किया। आपके घर में भी यही होता है, आपकी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, आपकी बीवी के पास बैठी है, आप मोबाइल ऐसे लेकर चेक कर रही है, और अचानक से पत्नी बोले अरे सुनो आज जो है तुम ये करने गए थे कि नहीं करने गए थे? हाँ मैंने कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने किया तो है, कोई समस्या नहीं है। तब तक आपको एहसास होगा थोड़ी देर में कि अरे यार मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ। और जब तक आप आंख उठाएंगे तब तक आपकी लंका लग चुकी है। सामने लगा यार उसको रखो ना, मुझसे बात करो। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है कि भैया मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा मोबाइल अभी फिलहाल। आप बोल रही हैं, मैं सुन रहा हूं। तो वहां पे सब हो जाती है गड़बड़। तो यहां पे जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपको एक बड़ा बढ़िया गूढ़ मंत्र दे देता हूं। अगर आपको अपनी पत्नी को खुश रखना है, या फिर अपने बॉस को खुश रखना है, या फिर अपने किसी भी कलीग को आकर्षित करना है, उनके साथ अच्छा तालमेल बैठाना है, तो इन 3 चीजों का ध्यान रखिए मेरे भाई। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि आपको सुन रहा है। अगर सामने वाले को ये लगा कि आप मुझसे ज्यादा किसी और चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, खासतौर पे मोबाइल को, नॉर्मली क्या होता है हम लोग बातचीत करते हैं ईशान, तो हम लोग मोबाइल सामने रखते हैं, ऐसे सामने रखते हैं, मोबाइल सामने रख दिया ऐसे करके। तो ये बताता है कि भाई साहब अथॉरिटी मोबाइल की है, आपकी अथॉरिटी नहीं है। पहला अगर उस पर कोई भी कॉल आ गई तो आप थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज मी हो जाओगे, मोबाइल जो है इंपॉर्टेंट है। तो आपने अथॉरिटी किसको दी है? मोबाइल को। तो इसलिए सबसे पहली चीज, अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और वाकई आप उसमें इंडल्ज होना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल को अगर रखना भी है जेब से निकाल के, तो उल्टा करके रख दो कि भाई मैं इसको अथॉरिटी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूं, मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट हो। पहली चीज बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा कि यार मैं तेरे से प्यार करता हूं, मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूं। दूसरी चीज टोनैलिटी, आपके बात के उतार चढ़ाव लहजे से पता चल जाएगा कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, अब मैं कितना बोर कर रहा हूं, मैं कितना मजा कर रहा हूं, आप कितने बोर हो रहे हो, या आप कितने जो है मजे कर रहे हो, मैं कितना, आपके उससे आ जाएगा। और तीसरी चीज है शब्द। अब शब्द में क्या है भाई, आप कहीं भी शब्द से तो बहुत फर्क पड़ता है ना। ऑब्वियसली। उदाहरण दूं,
एक शब्द है रोको मत जाने दो, अब इसके टोन को बदल दो, रोको मत जाने दो। दूसरा है रोको मत जाने दो, बदल गया ना, मायने ही बदल गया, मायने ही बदल गया। मायने ही बदल गया। आपने कहा रोको मत जाने दो, फिर अचानक से कहा रोको मत जाने दो। आपने बस अपने टोन को ऊपर नीचे किया, शब्द वही है, मायने बदल दिया आपने। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग जो है ये अपनी लाइफ में ना, ये सारी चीजें जो हम लोग के बीच से होके गुजरी हैं, ये बहुत सारी चीजें हम लोगों को मौका देती हैं कि आप जो हैं अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। अब जिस टॉपिक पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो वहां से यहां तक की जर्नी में मेरे अंदर का जर्नलिस्ट कहीं नहीं मरा है, वो हमारे साथ, मेरे साथ जिंदगी भर मेरे साथ चलेगा। लेकिन उस जर्नलिज्म के साथ साथ मैंने कुछ ऐसी चीजें भी पाली हैं जो चीजें मुझे हमेशा हमेशा मौका देंगी सामने वाले के दिल को छूने का, सामने वाले की जिंदगी को पढ़ने का, सामने वाले के लिए कुछ अच्छा करने का। मेरा कोच बनने का जो मोटिव है वो यही है कि मैं किसी और की जिंदगी को अगर टच कर रहा हूं तो उसमें कुछ अच्छी चीजें लाके दे सकूं। आपके लिए लाइक्स, कमेंट, शेयर ये मैटर करता है? अब देखिए, लाइक कमेंट शेयर का जो हिसाब किताब है वो न्यूज चैनल में भी ऐसे ही है भाई, मेरे यहाँ भी ऐसे ही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा आपको प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा आपको प्रभावित कर सके, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप थोड़े परिपक्व हो जाते हैं तो आप जो है वो हर चीज सोशल मीडिया पे डालने से बचते हैं। आप एक नीश के लिए काम करना चाहते हैं ना, तो उस तरीके की चीजें डालते हैं। तो आप उसके लाइक्स और कमेंट्स उतना आपके लिए मायने नहीं करता है तब तक जब तक कि उस कमेंट में किसी का दर्द ना आपको नजर आ जाए। मैं पूरे दिन भर में अपने जॉब भी करता हूं, सोशल मीडिया के साथ भी जुड़ा हुआ हूं, सारी चीजें जो है क्या नाम मैं करता रहता हूं, लेकिन कमेंट पढ़ने का समय नहीं मिल पाता मुझे। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं मोस्टली अपने लिए वो एक मैनेजर रखे हुए हैं या फिर कुछ ऐसे लोग रखे हुए हैं जो उनके लिए, उनके बिहाफ पे कमेंट करते हैं, चीजें करते हैं। सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल, मेरे पास भी नहीं है। हम लोग बिल्कुल आम इंसान है यार, हम तो उतना ही। मैं तो आज भी, आप अगर मुझे कमेंट करोगे कोच दिग्विजय पे जाके तो मैं वही चीज दूंगा आपको जो मैं खुद लिख पाऊंगा, और कुछ ना कर सकता भाई। आपको अपना फोन नंबर भी दे दूंगा कि भाई ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर लो, हम लोग आपस में बात कर लेंगे, चीजों को जो है एक जगह पे लाके धरातल पे ले आएंगे। तो उतना जो है उतना आपको नहीं परेशान करता क्योंकि आप टीनेज से निकल आए हो बाहर। मैं लिटरली मैं ये मानता हूं कि आपकी वो जो टीनेज वाली उम्र रहती है ना, उसमें लाइक कमेंट फॉलो शेयर बहुत मायने रखता है। आपका कंटेंट जो होता है बहुत मोटिवेशनल कंटेंट होता है। एट दैट वेरी सेम टाइम अगर आप देखिए तो कई टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स हैं। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स वो भी हैं जो लड़के साड़ी पहन के डांस कर रहे हैं। आप वैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए किस तरीके से देखते हो और वैसे कंटेंट को आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, अभी ना सोशल मीडिया जो है एक माध्यम बन चुका है अर्निंग का। हमारे देश में जिस तरीके की बेरोजगारी है, जिस तरीके से राजनीति चलती है, चीजें होती रहती हैं, जमीन पे अगर आप देखेंगे ना तो लोगों के पास अपने लिए कोई माध्यम ही नहीं है जिससे वो पैसा कमा सके। तो लोगों ने सोशल मीडिया इकलौती ऐसी चीज है जो हर आदमी के हाथ में मोबाइल पहुंच गया है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मौज है, सब लोग ऐसे ऐसे देख रहे हैं। तो उसी में से कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उसी में से कुछ लोग अपना कंटेंट देख नहीं रहे, कंटेंट बना रहे हैं। अब वो जो कंटेंट बनाने वाले लोग हैं उनको इससे नहीं अभी फिलहाल मतलब है। देखो यार, एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है, उसमें बड़ी अच्छी सी लाइन, उसका भावार्थ ये है कि वो आदमी मरा उसका पेट भरा था, वो आदमी मरा उसका पेट खाली था, वो आदमी मरा उसके पेट में रोटी नहीं थी, उसको सिर्फ रोटी चाहिए थी। उसका इस तरीके का भावार्थ ये है कि जिसके पेट में रोटी है उसके लिए सारा जग सुंदर एकदम सब हरा हरा, जिसके पेट में रोटी नहीं, उसको सिर्फ रोटी चाहिए। तो वो जो कंटेंट बनाने वाले लोग हैं ना, उनको वो ब्रेड एंड बटर का जरिया नजर आता है। कुछ लोग हैं जो इसका फायदा उठाते हैं अपने एक अलग तरीके की दुकान चलाने के लिए। कुछ लोग हैं जो इसी को आधार बना के अपने जीवन को एक ग्रेड ऊपर ले जा रहे हैं।
तो उसमें कई बार वो भटक भी जा रहे हैं, लेकिन भटकने के बाद वापस ठीक हो जा रहे हैं। हम किसी को यार, जो चीज हमारी आपकी नजर से, नजर की बात, नजरिए की बात है। बिल्कुल। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपका सारा खेल नजरिए का है। आपका परसेप्शन बना है कि भाई हरियाणा में आप जाएंगे तो आपको घूंघट मिलेगा या इस तरीके से मिलेगा, चीजें जो है बड़ी डिसिप्लिन रहती हैं। वहीं गोवा में जाएंगे तो आपने एक परसेप्शन बना लिया कि बीचेस जो है गोवा के बहुत ही बढ़िया, रंगीन, अच्छी रातें होती हैं, बहुत ओपन बीचेस होते हैं, बड़ा आनंद आता है। ये परसेप्शन की बात है। गोवा में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी गांव है, परिवार है, लोग रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, वो लोग भी बैठते हैं वैसे ही जैसे हम अपने घर में बैठते हैं। बीच पे ऐसे ही नहीं लेटे रहते, दिन भर बियर पीते रहते हैं। ठीक वैसे ही हरियाणा में भी आप जाएंगे तो वहां भी ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे मिलेंगे। आपको बिल्कुल आराम से हम लोग जैसे लोग भी वहां पे अपना चीजें, कंटेंट बनाते, चीजें करते मिल जाएंगे। तो जो कंटेंट है वो मुझे ऐसा लगता है ईशान, एक माध्यम है। अब उस माध्यम को कुछ लोग उसका उपयोग सही तरीके से करते हैं, कुछ लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, कुछ गड़बड़ कर दे रहे हैं। तो अब जो गड़बड़ कर दे रहे हैं वो एक सर्टेन टाइम के बाद ठीक करने की कोशिश करते हैं। एक सर्टेन टाइम, एक लेवल पहुंचने के बाद उनको समझ में आ जाता है कि भाई मैंने यहाँ तक पहुंचने का एक माध्यम बना लिया उन्होंने। वो माध्यम बन गया, वहां तक आप वहां पहुंच गए, आपको जो मिलना था उससे मिल गया। अब उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने अपनी पुरानी छवि को खत्म करने के लिए आपने एक नई छवि बनाने की कोशिश शुरू की। उसमें हो सकता है अगले 2-3-4 साल में आप कामयाब भी हो जाए। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरा जो कंटेंट है या जो बातचीत कर रहा हूं, वो अगर मेरी 8 साल की बेटी देख रही है तो उसको मेरा जो है अकाउंट किसी को देने में शर्म महसूस ना हो, या उसको कोई हिचक महसूस ना हो कि ये पापा को जो है, पापा का कंटेंट है, ये मैं इनको दे रही हूँ, या देखो मेरे पापा हैं ये। अगर आत्मा दिल पे हाथ रख के मेरे दोस्त, अगर आपका बच्चा ये कहता है प्राउडली ये मेरे पापा हैं, ये देखो ना, तो आप समझ लीजिए आपने अपनी जिंदगी जीत ली है। आपने वो जंग जीत ली है जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। आपका जो वंश है वो आपसे कह रहा है कि मुझे आप पर गर्व है। और यहीं पर अगर आपको खुद महसूस होने लगे एक सर्टेन टाइम के बाद कि मैं जो दे रहा हूं कहीं मेरा परिवार न देख ले, तो आप समझ लीजिए आप करोड़ों कमा लेंगे ना, तो अभी जो मन का चोर है वो ना आपको सोने देगा न जागने देगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया ऐसे दोनों चीजें मिला के रन कर रहा है। भैया सीरियसली थैंक यू सो मच, आपने इतना इंफॉर्मेटिव सेशन दिया हम लोग को, हमारे पूरे परिवार के लिए आपने टाइम निकाला। जाते जाते बस चाहूंगा अगर आप हमारे दर्शकों से कहना चाहें। देखो यार, बस इतनी सी बात है कि हौसले को खुद से जुदा न करना, हार कर कोशिशें कभी कम न करना, एक दिन तुम्हारा होगा ये एतबार करना, और सब्र से उस वक्त का इंतजार करना। आएगा, टाइम आएगा मेरे भाई, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। और जो आपके दोस्त हैं, जो जिगरी यार हैं, जिनका राब्ता जो है ना आपके एकदम सांसों से बधा हुआ है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे विनोद है, अर्पिता है, और शशांक है, बहुत सारे, अमरजीत है, विकास है, ये लोग वो हैं, सुदर्शन है, ये वो हीरे हैं जो मेरे लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। वो हीरे हैं जिनको आपको पकड़ के रखना है। दो गाली दो, लेकिन उनके साथ रहो। कुछ भी हो जाए उनको छोड़ो मत, क्योंकि ये वो लोग हैं ना यार, किसी भी डिप्रेशन में आप घुस जाओ, डिप्रेशन की नदी में डुबकी लगा के बाहर आ जाओ, इनके साथ बैठ जाओगे, सारी डिप्रेशन जो है ऐसे धुलेगी जैसे लग रहा है कि यार भगवान खुद ही जो है गंगा जी से धो रहे हैं। तो इनका मतलब, दोस्तों का हाथ मत छोड़ो, उनके साथ रहो। वक्त अपना काम करेगा, इंतजार करते रहो, 100% जो है चीजें निकलेंगी भाई। और मुझे तो लगता है कि भाई वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। अगर धारा ही नहीं उल्टी बहेगी तो साला तुम्हारे जीवन में बच्चों को सुनाने के लिए कहानी कहां से पैदा होगी? बच्चों को कहानी सुनाओगे ना कि अरे बेटा मैं लैंप के नीचे बैठा रहता था तो उससे पढ़ाई की, तो मैंने पढ़ के देखो मैं एक सूरज बन गया। अब लैंप नहीं है, अब तो सोशल मीडिया है। तो आप उस सोशल मीडिया या किसी चीज में जो झगड़ा हो रहा है आपकी जिंदगी में, उसमें परेशान मत हो यार, वो झगड़ा होने दो। वो झगड़ा नहीं होगा अगर आपकी लाइफ में ऐसे, तो फिर फायदा क्या है यार? देखो भाई, मुर्दा जब गुजर रहा होता है कहीं से ना, सब लोग रास्ता दे देते हैं। आपको रास्ता नहीं दिया जा रहा है, आपके पैर लगाया जा रहा है, इसका मतलब आप जिंदा हैं। अड़ाया जा रहा है आपको, आप जिंदा हो, इसका मतलब। जब मर जाओगे यार तो वैसे ही रास्ता दे देगी दुनिया की, जाओ भाई
बहुत अच्छा आदमी था, गुजर गया। क्या बात है, थैंक यू है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया।